तो केस 3 था हमारा जिसमें हमें FVTPL पे रिकॉग्नाइज करना था। तो दो केस थे, एक की सेल नहीं करा है और एक की सेल करा है। तो FVTPL की बात करूँ मैं अगर, तो FVTPL पे रिकॉग्नाइज ही क्यों करते हैं हम? तो FVTPL वाला मेथड तभी यूज़ करते हैं हम जब हमारा A3 और B सेटिस्फाई हो जाए। A3 कंडीशन की थी द इंटेंट इज़ टू सेल ओनली, हमारा ऑब्जेक्टिव ही सेल करने का, मतलब हमने खरीदा ही है ताकि हम सेल कर सकें। तो ये वाला केस डिस्कस करने से पहले एक बार जो हमने सेकंड केस पढ़ा है अभी उसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ यार। एक दो चीज़ें हैं, एक तो हमने FVT OCI पे हमने उसको जब हम ट्रीट करते हैं तो FVT OCI पे हमें पता है कि यार ये A2 वाली कंडीशन है। A2 वाली कंडीशन में वो बेच भी सकता है और हो सकता है कि उसको और रियलाइज़ करवाए, मतलब 3 साल तक रखे। ये तो FVT OCI पर रिकॉग्नाइज हम करते हैं, इसको A2 वाली कंडीशन है। FVT OCI इन दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद आप FVT OCI करते हो। बेच रहा है नहीं बेच रहा, FVT OCI की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आपको आएगी ना। FVT OCI में तो आपको जैसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वही करनी है। बेच रहा है नहीं बेच रहा वो उसकी मर्जी है, हम उसको ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई तू बेच क्यों नहीं रहा, तूने तो बोला था कि तू बेचेगा। तो FVT OCI पर क्यों करा उसने? क्योंकि वो बेच भी सकता था और सेल भी कर सकता था। तो वापिस आ जाते हैं हम इस पे। तो इसमें जो हमारा पहला केस है वो है इफ़ नॉट सोल्ड इन सेकेंड ईयर, मतलब कि ये आपने FVTPL पे पहली चीज़ तो आपने लिखा ही इसलिए क्योंकि आपका इंटेंट ही होता है इसको बेचने का, मतलब खरीदा ही इसलिए कि अब बेचते हो इसको। बाकी तो एक क्वेश्चन में लिखा है केस है कि इसने बेचा नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, कैसे इसकी अकाउंटिंग करते हैं वो समझते हैं। तो इसमें एक बारी के लिए हम सीधा इस पर आ जाते हैं 6% बॉन्ड अकाउंट पे FA@FVTPL पे P&L पे रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि हमने इसको खरीदा क्यों है? सिर्फ बेचने के लिए। तो बैंक में आपने 10 लाख रुपए पे करे, 60,000 रुपये आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिला और आपका जो फेयर वैल्यू था, फेयर वैल्यू वाला मेथड है तो फेयर वैल्यू पे ही लिखोगे आप इसको 10,23,000 था। तो आपका जो अमाउंट बच गया यहाँ पर वो आ गया 83,000 जिसको हम बोलेंगे गेन ऑन रीमेजरमेंट जो कि जाएगा P&L में। तो हमने ऐसा क्यों किया यार? FVTPL पे हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला, तो इसमें हमें IRR निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों कोई ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमने इसको खरीदा इसलिए ताकि हम बेचें। इसमें हमें कोई फाइनेंशियल इनकम का हमारा कोई स्कोप नहीं है इसमें, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं कमाना इससे। हमने खरीदा इसलिए ताकि हम इसको बेच दें। तो इसमें जो आपकी अकाउंटिंग होगी वो यूँ कि IRR नहीं बनेगा, इसमें अमोर्टाइज शेड्यूल भी नहीं बनेगा। यहाँ पर आपका 10 लाख के बाद एक 15,000 लिखते थे आप, जो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है आपकी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने यहाँ नहीं लिखी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में जाती है आपकी। याद है आपको डेरिवेटिव अकाउंटिंग आप करते थे? डेरिवेटिव अकाउंटिंग में आपको दिखाऊं, ये रहा आपका टॉपिक, डेरिवेटिव अकाउंटिंग हमने किया था। तो उसमें जो भी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती थी उसको आप P&L में रिकॉग्नाइज करते थे और जो भी गेन या लॉस होता था उसको भी आप P&L में डालते थे ऑन रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप देखो दो तरीके हैं, ये आपने 6% बॉन्ड अकाउंट बनाया जो यहाँ पर आप इसको ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट था यहाँ पर भी दिखा सकते थे, बट ICI का तरीका है, ICI चाहता है कि आप इसको ऐसे करो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंट अलग से बनाओ, उसमें A2 बैंक दिखा के P&L में ट्रांसफ़र करो। तो ठीक है, आप यहाँ पर भी करते तो भी 83 माइनस 15 68,000 का आपका प्रॉफिट यहाँ पर आता। तो कोई नहीं, आपको अगर ICI ने ऐसे बोला तो ऐसे ही करेंगे हम। तो 6% बॉन्ड अकाउंट बनाएंगे, 10 लाख रुपए यहाँ दिखाएंगे, बाय बैंक में इतनी रिसीव, फेयर वैल्यू 10,23,000 थी। और जो भी आपका गेन ऑन रीमेजरमेंट है, गेन ऑन रीमेजरमेंट, क्योंकि हमने इसको खरीदा क्यों है? हालांकि अभी हमें गेन हुआ नहीं है, बट हाँ हमने बुक करना है इसको P&L के थ्रू। क्यों? जैसे कि डेरिवेटिव में हम अकाउंटिंग करते थे, डेरिवेटिव बोल के काफ़ी इजी लगता है केस वाला। डेरिवेटिव में हम अकाउंटिंग करते थे, जो भी आपका ईयर एंड पे अगर ये रिवैल्यूएशन होता था इसका, तो आप इसको P&L के थ्रू रिवैल्यू करते थे। तो आपने यहाँ पर गेन ऑन रीमेजरमेंट जैसे कि डेरिवेटिव में करते थे, वैसे ही यहाँ पर आपने P&L के थ्रू इसको बुक कर दिया। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में भी 1,27,000 रुपये गेन ऑन रीमेजरमेंट है। सेल वाला केस नहीं है, सेल तो करना नहीं हमने इसको। तो गेन आपका 10,23,000 तो ये ऊपर से ट्रांसफ़र हो गया, 60,000 रुपये आपकी इनकम थी, ये आपकी फेयर वैल्यू है। जो भी अमाउंट बच गया वो आपका गेन ऑन रीमेजरमेंट है। तीसरी चीज़, आपने इसी बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र करा 10,90,000, लास्ट में आपके 12,60,000 रुपये आपने इसको बेच दिया है। थर्ड ईयर 3 साल का ही था, 3 साल में तो रियलाइज़ होना ही था। और जो आपका लास्ट में 70,000 का गेन हुआ इसको आप बोलोगे गेन ऑन सेटलमेंट। और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ICI सेज कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपको अलग लेजर में बनाना है, तो इसके लिए हमने अलग से लेजर बनाया। तो 15,000 ये और इसको P&L में ट्रांसफ़र कर दोगे जैसे कि आप डेरिवेटिव में करते थे। सिंपल सी चीज़ थी। अब आते हैं इसके P&L पे। P&L पे आपकी इनकम कितनी हुई है? 83,000 हुई है पहले साल, फिर 1,27,000 हुई है, फिर 70,000 हुई है, और एक खर्चा है आपका P&L में 15,000 रुपये का। तो देखते हैं नीचे क्या करा है। अदर इनकम में आपका आएगा गेन ऑन रीमेजरमेंट 83,000 हुआ, फिर 1,27,000 हुआ, और लास्ट में आपका 1,70,000 हुआ। तो ये 1,70,000 है, 70,000 नहीं है।
ये 3 साल की आपकी इनकम थी। और ये जो लास्ट वाला था आपका, ये गेन ऑन सेटलमेंट था, ये दोनों गेन ऑन रीमेजरमेंट थे। और अदर एक्सपेंसेस में आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिखानी है, जो कि है आपकी 15,000 की पहले साल में ही है जो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये नेट करोगे तो 68,000 ही आता है, बट आईसीआई ने बोला है कि अलग अलग दिखाना है तो अलग अलग ही दिखाएंगे। और इसमें आता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले साल के एंड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था आपका, पहले साल के एंड में आपका जो बैलेंस था वो था 10,23,000। 10,23,000 आपने ये देखना कि 10,20,000 का नेक्स्ट विद इन 1 ईयर रियलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा तो इसको आप दिखाओगे नॉन करंट एसेट में, और अगर रियलाइज हो रहा होता है तो आप दिखाते हो करंट एसेट में। ये चीज़ तो बिल्कुल सिंपल सी थी, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम। और तो सेकेंड ईयर आपका, अगर सेकेंड केस लूँ मैं, ये सेकेंड केस है आपका कि सेकेंड ईयर में आपने इसको सेल कर दिया, तो 6% बॉन्ड अकाउंट बनाएंगे, जैसे सिंपल हमने पिछले केस में बनाया था। सब चीज़ें इसमें सेम ही है। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि आपने यहाँ पर बाय बैलेंस शीट की जगह लिख दोगे बाय बैंक, क्योंकि आपने इसको सेल कर दिया। सेल करने पे आपको मिले हैं 10,90,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में सेटल गेन ऑन रीमेजरमेंट लिखा था, उसकी जगह आपका आ जाएगा सेटलमेंट में, क्योंकि आपने इसको सेल कर दिया। और आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बनेगा अकाउंट, जैसे आपने पिछले बनाया ही था पहले। और इसमें अगर आप P&L की बात करूँ मैं, तो गेन ऑन रीमेजरमेंट, गेन ऑन सेटलमेंट, गेन ऑन रीमेजरमेंट है 83,000 और गेन ऑन सेटलमेंट है 1,27,000। ऊपर से देख सकते हैं आप काफ़ी इजीली। और यहाँ पर आपने जो गेन ऑन रीमेजरमेंट लिखा था, ये दोनों गेन ऑन रीमेजरमेंट है, और इसके लिए अलग से लाइन लिखेंगे 1,70,000 की ये गेन ऑन सेटलमेंट है। ये गलती से उसमें लिखा हुआ है, बट ये गेन ऑन सेटलमेंट था। और आगे क्या आता है आपका, बैलेंस शीट बनाते हैं हम। बैलेंस शीट में क्या होता है आपका, इसमें पहले साल के एंड में देखें तो 10,23,000 रुपये खड़े हुए हैं, तो 10,23,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट आपने विद इन 1 ईयर रियलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आपने इसको नॉन करंट एसेट के इन्वेस्टमेंट में दिखाया है। पहले साल के एंड में थोड़ी ना पता आपको कि इसको 1 साल में बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो, तो पहले साल के एंड में आपको नहीं पता, इसलिए आप इसको नॉन करंट में दिखाओगे। और सेकंड ईयर में तो हमने बेच ही दिया, तो इसका सेकंड ईयर में कोई सवाल आता नहीं है, तो नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट में कुछ आएगा नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पेपर में भी वाला क्वेश्चन आ चुके हैं। और साथ साथ ये जो तीनों केस थे, ये तीनों केस आप एक तरह से 5 केस कहोगे इस 5। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं क्लास को। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जो सेकंड केस हमने पढ़ा था FBD OCI से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एक छोटा सा नोट भी है फर्दर क्लैरिटी के लिए, हालांकि इसमें कुछ नई बात नहीं लिखी गई है, तो इसको भी मैं आपको नीचे PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की क्लास को। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। ओके, बाय।